Hello everyone, welcome to our new lecture. Now in this particular lecture, we are going to study one of the more another concept, okay, from chapter number 9, that is disaster management. Okay, in the previous lecture, we have studied about earthquake. Now in this lecture, we are going to study about the fire. Okay, so fire, it can be natural calamity or also it can be a man-made calamity. Okay, that is, it can be a natural disaster, okay, which can occur due to natural reasons, or a disaster which is happening or which is occurred due to the man-made mistake. Okay, so the fire is categorized in four different categories. Okay, that is class A fire, class B fire, class C fire, and class D fire. Now this category is due to the substances on which fire has been taken place. Okay, so we can say if the solid substance is burning, then the fire is of class A fire. If the liquid substance is burning, the fire is class B fire. Okay, if the gaseous substance is burning, then the fire is class C fire. And if any chemical substance is burning, then we can say it is class D fire. Okay. Now, commonly flammable materials are their fuel source. So for class A fire, you will see the materials like wood, clothes, coal, papers, etc. Okay, if the fire is caught on all this material, then this is the class A fire, and definitely all these materials are flammable materials. That means it can caught fire easily. Okay, and such type of fire can be put out with the help of वाटर. पानी से हम लोग इस तरह के आग को बुझा सकते हैं जो लकड़ों पे, कपड़ों पे या फिर कोयले पे या फिर पेपर पे लगी हो. ओके, क्लास बी फायर देखो क्या है. Fires caused due to flammable liquid substances, for example petrol, oil, varnish, solvents, cooking oil, paints, etc. etc. ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, और इनको अगर आग लगी है तो वो हम क्लास बी के फायर में उसको कैटेगराइज करेंगे. देखो, ऑल these substances are lighter than water, therefore fire extinguishers can be used to extinguish fire. अगर ऐसे किसी चीज के ऊपर अगर आग लगी है, पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल या फिर पेंट के ऊपर, तो उसे आप पानी से नहीं बुझा सकते आसानी से. उसको बुझाने के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करना होगा. क्लास सी फायर में देखो क्या होता है. फायर्स कॉज्ड ड्यू टू एसिटिलीन हाउस होल्ड गैस. एलपीजी की वजह से जो आग लगती है या फिर एसिटिलीन की वजह से आग जो लगती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है और उसको प्रिवेंट करना या फिर उसे बुझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके, क्लास डी फायर देखो क्या है. फायर कॉज ड्यू टू कंबस्टिबल मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम. ऐसी फायर जो पोटेशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम की वजह से लग रही है, जो कंबस्टिबल मेटल्स है. ओके, और ये मेटल्स क्या है, पानी से रिएक्ट करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी. सो यू विल सी दैट एट एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे भी ये जो मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, इनका जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो बहुत ही विगरसली होता है और इससे क्या लगती है, आग लगती है. Now magnesium, aluminum and zinc react with water at high temperature. अगर टेम्परेचर हाई है, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम और जिंक भी क्या है, रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ. और देखो, ये जो दोनों भी ग्रुप है, अगर इनका पानी के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये एक्सप्लोड होते हैं, ब्लास्ट आपको देखने मिलता है और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. क्लास ई फायर एक और कैटेगरी है, क्लास ई फायर. ओके, सो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या फिर कंपोनेंट्स में अगर आग लग रही है तो उसे हम क्लास ई फायर के कैटेगरी में रखेंगे. देखो, फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज क्लास ई फायर. Now to extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguishers like carbon dioxide are used. Okay, suppose आपके स्विच में आग लगी है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आपका जो पावर है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है, उसे आप कट कर देंगे. ओके, बाय ब्रेकिंग द एमसीबी. ओके, एमसीबी ब्रेक होना चाहिए अगर ऑटोमेटिकली, अगर नहीं होता है तो आपको खुद से उसे ब्रेक करना होगा. ओके, मिनिएचर सर्किट बोर्ड जो होता है हमारा एमसीबी, उसे आप ब्रेक करेंगे और आपका देखने आप फिर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा था वायर से वो स्टॉप हो जाएगा. और फिर आग को बुझाने के लिए आप लोग किसी भी नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉन कंडक्टिव मतलब क्या, ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास ना हो सके. फॉर एग्जाम्पल CO2 का एक्सटिंग्विशर आप लोग यूज कर सकते हैं. ओके,
देखो तीन मेथड्स है फायर को एक्सटिंक्ट करने के लिए। पहला मेथड है कूल आउट या फिर यूज ऑफ वाटर मेथड। सो आग बुझाने के लिए आप लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन मेथड माना जाता है और ये इफेक्टिव भी है बहुत सारे केसेस में। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम जो पानी फेंक रहे हैं आपको बुझाने के लिए, वो अगर हम लोग बहुत ही हाई जेट स्प्रे की तरह अगर फेंकेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर देखने मिलता है। दूसरा क्या है, देखो सप्रेस द फायर, फायर को सप्रेस किया जाए। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी यूज्ड। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, मिट्टी का या फिर सॉइल का हम लोग इस्तेमाल, सैंड या फिर सॉइल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फायर को सप्रेस करने के लिए। ओके, इफ वी स्प्रेड अ फोर्थ लाइक सब्सटेंस ऑन द फायर, इट कट्स ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द एयर एंड फायर। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल। तेल की वजह से जो आग लगती है उसे रोकने के लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। देखो क्या होता है, जब हम लोग सपोज कहीं पे आग लगी है और उसके ऊपर अगर हम लोग मट्टी डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो ऑयल है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो पाता। मतलब वो जल नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर उस चीज़ का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से टूट गया है, इसका मतलब उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूट गया है। और जब उसको ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगा तो आग लगने का सवाल नहीं आता। ओके, थर्ड मेथड देखो क्या है, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिनको आग लग सकती है उन्हें दूर ही रखना चाहिए फायर से। ओके, इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर kept away from the fire. Any wooden article or flammable substances must be kept away so that no source is left for the fire to spread. जहाँ पे आग लगी है उसके बाजू में आपको ऐसी कोई चीज नहीं रखनी चाहिए जो फ्लेमेबल हो। ओके, स्टरअप पंप इज द बेस्ट डिवाइस टू पुट ऑफ स्मॉल फायर्स। छोटे मोटे जो आग लगाते हैं हम लोग किसी भी वजह से, अगर उसे हमें बुझाना है तो उसके लिए हम लोग स्टरअप पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट स्प्रेज वाटर इन ऑल डायरेक्शंस अराउंड द फायर। वो क्या करता है, चारों तरफ पानी फेंकने का काम करता है, स्प्रे करने का काम करता है, जिससे आग बुझ जाती है। ओके, देखो अभी क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम लोग, क्या सेफ्टी मेजर्स है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला है, देखो डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। कभी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो स्विच है उसे बंद कर देना चाहिए। ओके, रात के समय खासकर जो गैस हमारा होता है, ओके, उसे हमें क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ओके, उसको हमें चालू नहीं रखना चाहिए। टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। देखो अगर कहीं पे भी आग लग गई है और आप उस आग में फंसे हुए हैं तो दूसरे लोगों को अलर्ट करने के लिए, दूसरे लोगों की मदद मांगने के लिए आप जोर से चिल्ला सकते हैं। ओके, और मदद की गुहार लगा सकते हैं। थर्ड क्या है कि फायर ब्रिगेड को आप लोग जल्द से जल्द कॉल कर ले। आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, बहुत ज़्यादा एरिया को अगर कवर कर रही है आग, तो ऐसे में ये हमारे आम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता कि हम उस आग को बुझा सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करें। और फोर्थ क्या है, देखो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो रखे जाते हैं, और उसका रीज़न क्या है कि आग लग जाए तो उस आग को जल्द से जल्द बुझा दिया जाए ऑन द स्पॉट। ओके, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को एक्सटिंग्विशर्स कैसे यूज करना है वो नहीं मालूम होता है। तो हम ये इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर इन्हें सिखा सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट एड। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान, कोई भी इंसान अगर आग की चपेट में आ गया है, लपेट में आ गया है, तो उसे जल्द से जल्द फर्स्ट एड देना होता है। और क्या कर सकते हैं हम, उसे फर्स्ट एड देने के बाद उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। ओके, अगला जो डिजास्टर है जिसे हम स्टडी करेंगे वो है लैंडस्लाइड या फिर लिफ्ट कोलैप्स कहा जाता है इसे। ओके, देखो नेचुरल क्रैक्स एंड फीचर्स प्रेजेंट इन हार्ड रॉक्स कॉज देयर ब्रेकिंग। जो नेचुरल क्रैक जो होता है या फिर फीचर्स जो होता है किसी भी हार्ड रॉक में, उस वजह से क्या आपको देखने मिलता है कि रॉक जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन्स, वाटर एंटरिंग दिस क्रैक्स कॉजेस वेदरिंग ऑफ दिस रॉक्स। जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चलती है तो पानी जो होता है वो रॉक के अंदर चला जाता है इन्हीं क्रैक्स के ज़रिए,
और फिर वो क्या करता है, रॉक को ब्रेक कर देता है। वेट इंक्रीजेस, दिस रॉक स्लाइड ऑन द स्लोपी रीजन एंड सेटल एट द लोअर साइड। होता क्या है, या तो ब्रेक होगा रॉक या फिर वो ज्यादा वजन होने की वजह से स्लाइड हो जाता है और नीचे की तरफ गिरता है पहाड़ से। ओके, और इसे ही क्या कहा जाता है, कोलैप्स ऑफ लिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलैप्स ऑफ लिफ्ट। ओके, बहुत सारे केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जमीन है वो भी धंस जाती है और जो सॉइल का लेयर है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ आता है। ओके, जिसे हम लैंडस्लाइड बोलेंगे। देखो देखो इसके कॉजेस क्या है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये जो बाकी के जो डिजास्टर्स है उस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेस सॉइल इरोजन। देखो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम लोग जो पेड़ों को काट रहे हैं उस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है। जो पेड़ के रूट्स होते हैं, ओके, ट्रीज के जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखने का काम करते हैं। ओके, मतलब एक जगह पे उसे होल्ड करके रखते हैं। जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन अनलिमिटेड जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, उस वजह से अभी सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और जिस वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है। थर्ड कॉज क्या है, देखो, while building roads in mountains there is a lot of digging and that makes the mountain weak। रोड्स बनाने के चक्कर में भी हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डिगिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उस वजह से माउंटेन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब इफेक्ट्स देखो क्या है लैंडस्लाइड के, देखो, रिवर्स गेट फ्लडेड एंड चेंज देयर पाथ्स, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर। ओके। थर्ड, देयर इज लाइव एंड फाइनेंशियल loss on a large scale as trees, buildings, rocks on slopy area collapse on low-lying land। बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और फाइनेंशियल लॉस भी आपको देखने मिलता है। फोर्थ क्या है, लैंडस्लाइड जो है उस वजह से अफेक्ट, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, ट्रैफिक के ऊपर देखने मिलेगा। क्योंकि लैंडस्लाइड जब होता है तो जो मट्टी है वो रोड्स के ऊपर जम जाती है और उस वजह से मट्टी या फिर जो पत्थर है, बड़े बड़े बोल्डर्स है, वो सब रोड के ऊपर आके रुक जाते हैं और रोड क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। ओके, जिस वजह से ट्रैफिक देखने मिलता है। फिफ्थ इफेक्ट क्या है, लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज प्लांट लाइफ ऑन इट। ऑब्वियसली जब जमीन धंसती है तो उसके ऊपर जो प्लांट रहते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो प्लांट क्या हो जाता है, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। So this is about the landslide. Okay. Now, to prevent the life or to prevent the risk or hazard which is created due to a disaster, or to control the disaster, we need a planning. Okay, and we can categorize them as disaster relief planning. Okay, so if we want to plan disaster, okay, or how we can provide the relief after a disaster, if we want to make such a plan. So here one example is given to us. Okay, for that we have to prepare a chart, okay, which can be used for disaster relief, okay, whenever we are struck in a disaster in a school time. Okay, so what we can include the planning chart. Okay, for example, main points are primary information of the school disaster management committee, detailed information about school building, information about school ground, then daily routine of the school, possible hazards which are possible in the school, okay, then disaster management map of the school, and the last is mock drill in the school. So in the first row we can fill the details like address of the school, name of the school, okay, then address of the headmaster and the contact number of the headmaster, or the contact number of school management members and total number of staff which is there in a school, okay, including teaching and non-teaching staff. Then in the second row where we have to put down the details of different management committee which is formed, okay, for the planning of disaster. So for example, fire extinguisher or wellness management or instructions or traffic management or safety or communication committee can be set up, okay, and each committee may have 2 to 3 members. Then in the third row where we have to fill the detailed information about the school building, so how much rooms are there, what type of roof is there in the school, all this can be included in this particular row. Then in the next row we have to include the details of the playground, okay, and the distance between the playground and the main road. In the next we have to note down the
routine of the school, at what time school starts, at what time students can depart from the school, okay, what is the time of the break, all this can be included in this particular row. Then in the row for possible hazards in the school, we can note down the type of danger which can be seen in the school, okay. For example, any of the room is weak or any of the ceiling in a class is weak, so all that can be noted down in this particular row, okay. And the destruction which has taken place in the past or current planning of the particular disaster can be noted down in this particular row. The next is the map of the school, okay. So this has to be put down on the entrance of the school, and all the students should be aware about this particular map, okay. That is disaster management and map of the school. Next, a mock drill can be carried out, okay, to train all the students how to be safe, how to prevent the destruction, or how to save their own life during a disaster, okay. And they can be trained about this with the help of mock drills, okay. Now there are some institutes which are going to, which studies this disaster and which helps in preventing or planning the management of this disaster. For example, the Government of India, in collaboration with Indian Mountaineering Institute and International Center for Integrated Mountain Development, has launched a program to forecast the landslides and its effects. Okay, so the GOI, Government of India, with the help of Indian Mountaineering Institute and International Center for Integrated Mountain Development. Okay, so these three separate entities are going to forecast the landslide and the effect of the landslide. Second, Institute of Geology and World Geological Forum also help for this forecast. Okay, so the forecasting of landslide can be done with the help of all these departments. So by this we have completed our chapter number 9, that is disaster management. Okay, for this particular chapter, your homework will be you have to complete down this exercise of this particular chapter. Okay, so in the next lesson we are going to start our new chapter. Until then, goodbye.